हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपना आज का वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो कैसी है, उत्तर प्रदेश में तापमान किस प्रकार से परिवर्तित होता है और उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जो यूपी पुलिस और यूपी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर एक बार देख लें, ताकि जो चीज़ें हैं वो बेहतर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जलवायु क्या होती है, ठीक ना। जलवायु 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 क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोला जाता है, CLIMATE, क्लाइमेट। क्लाइमेट भी होता है जलवायु। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जलवायु में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है तापमान और एक होता है वर्षा, ठीक ना। तापमान और वर्षा होता है। तो जो जलवायु होती है, ये पहले हम लोग इसके पहले देख लेते हैं मौसम, क्योंकि मौसम के परिवर्तित होने से ही क्या होती है, जलवायु होती है। और जलवायु क्या होती है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले बहुत ही छोटा सा या थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है मौसम और जलवायु में। वैसे तो कुछ लोग को ये भी नहीं पता होता है कि मौसम और जलवायु अलग है या एक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे मौसम के बारे में, मौसम कि मौसम क्या होता है, ठीक ना। तो मौसम पे हम लोग देखते हैं मौसम क्या होता है। वायुमंडल की, हम आशा करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। अगर पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग अगर साथ साथ नोट करते भी चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी और तुरंत क्या होंगी, रिमेंबर हो जाएंगी। तो चलिए मौसम के बारे में देख लेते हैं। मौसम क्या होता है, वायुमंडल की, लिखिएगा, वायुमंडल की प्रतिदिन, मतलब क्या, मौसम जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है प्रतिदिन, या इसे क्षणिक भी कह सकते हैं। प्रतिदिन या क्षणिक परिवर्तन को, मतलब कुछ क्षण में क्या होगा, मौसम अभी आप लोग देखेंगे तो मौसम सही है, अभी कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मौसम सही नहीं होता है, खराब हो जाता है। तो या फिर खराब मौसम है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सही हो जाता है। तो वही वायुमंडल की प्रतिदिन क्षणिक क्षणिक परिवर्तन की दशाओं को, क्षणिक परिवर्तन की दशाओं को मौसम कहते हैं। दशाओं को क्या कहते हैं, दशाओं को मौसम कहते हैं। अगर हम बात करें कि मौसम लगभग जो है कि 1 से 7 दिन के अंदर में मौसम बदल सकता है या फिर कुछ पल में ही बदल सकता है। कभी कभी देखते हैं कि मौसम अभी बहुत बारिश का मौसम है, फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे तो बारिश होगी भी नहीं। अभी देखेंगे कि मौसम बिल्कुल सही है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि बारिश हो जाती है, बिना मौसम के बारिश हो जाती है। तो इसीलिए मौसम क्या है, मौसम का कोई फिक्स नहीं है कि मौसम कब तक एक समान रहेगा। मौसम में जो परिवर्तन होता रहता है, तो मौसम लगभग 1 से 7 दिन में क्या होता है, बदल जाता है।
ठीक ना। ये मौसम हो गया। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि जलवायु, हमारी टॉपिक है जलवायु, तो जलवायु की बात करें तो मौसम तो तुरंत बदल जाता है, लेकिन जो जलवायु होती है ये तुरंत नहीं बदलती है। जलवायु किसी स्थान की जो होती है वो कुछ समय के जो घटित घटनाएं होती हैं, मतलब कुछ समय तक की जो औसत होता है उसे जलवायु कहते हैं। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग जलवायु के बारे में। जलवायु, जलवायु क्या होता है, ठीक ना। तो जलवायु के बारे में हम लोग देखते हैं। जलवायु क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। किसी स्थान के, लिखिएगा, किसी स्थान के, किसी स्थान के जैसे हम बताएं ना कि लंबे समय तक चलती रहती है। जो जलवायु होती है वो क्या होती है, लंबे समय तक के औसतन मान को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लंबे समय के मौसम के, किसी स्थान के लंबे समय, स्थान के लंबे के लंबे समय, लंबे समय, लंबे समय के औसत, के मौसम के औसत को, के मौसम के औसत मान को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। औसत को, औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। मतलब क्या है कि जो मौसम है वो तुरंत बदल जाता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो तुरंत नहीं बदलती है। आप लोग देख सकते हैं मौसम की क्या परिभाषा है, वायुमंडल की प्रतिदिन या क्षणिक परिवर्तन की दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम 1 से 7 दिन के अंदर तक भी बदल सकता है, या उससे पहले भी बदल सकता है, उससे बाद भी बदल सकता है। लेकिन जलवायु किसी स्थान के लंबे समय के मौसम के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु। मतलब जब कहीं की का मौसम जो है एक ही समान कुछ ज्यादा दिनों तक स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो जलवायु कहते हैं। जलवायु जो होती है वो लंबे समय के मान को कहते हैं। जलवायु जो होती है लगभग 30 से 35 वर्ष का मान के औसत को क्या कहते हैं, मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। लगभग 30 से 35 वर्ष, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जलवायु है, तो जलवायु, यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये क्या है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक ना। ये हमारा ग्लोब हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये क्या है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को मकर रेखा, वो भूमध्य रेखा है। 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं ये सब। भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि इस पृथ्वी, मध्य में इस बीच में, पृथ्वी के बीच में जो रेखा खींची गई उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब में जो ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्षैतिज, और जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखा, और जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज है तो इसे क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। एक रेखा है यहां से ऐसे, इसे कहते हैं 23.5 अंश अक्षांश रेखा। इसे कहते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ग्लोब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। नीचे के भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये सब क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, सॉरी ये दक्षिणी गोलार्ध है। नीचे है ना तो दक्षिणी गोलार्ध। जब भी आप लोग मैप देखेंगे तो मैप में हमेशा क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है।
इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो सेम कंडीशन यही यहाँ पर है। तो ये जो है दो भागों में बट गया, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध। तो जो ये रेखा है ये 23.5 अंश अक्षांश रेखा, ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। सेम इसी प्रकार जो है 23.5 अंश अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची गई है। तो इसे कहते हैं 23.5 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो दो भागों में बटी हुई है। कौन सी रेखा बांटती है? तो जो भूमध्य रेखा है या 0 अंश अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और जो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे कहते हैं मकर रेखा। अब आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि जो हमारा भारत है वो है कहाँ। तो हमारा भारत जो है, कर्क रेखा हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा भारत है कहाँ। रेड से ही बनाते हैं ताकि आप लोग को क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्या है, कुछ इस प्रकार से ही हमारा भारत है। कर्क रेखा हमारे भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है? तो दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत, और नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी भारत, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा भारत है, ठीक ना। तो हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में पड़ता है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं। इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो जो ऐसे होती है इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, पूर्व पूर्व दक्षिण, और ये क्या होता है? पश्चिम उत्तर, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो देशांतर रेखा खींची गई है, तो अब इसे क्या कहेंगे? ये देख लीजिए आप लोग, इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमें पता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कहाँ पर है, उसका लोकेशन। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये कुछ यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश है। तो जो भूमध्य, जैसे कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लगातार पड़ती रहती हैं। तो जो हमारे भारत का इधर का इस एरिया है, जो दक्षिणी भारत है, इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है। दक्षिणी भारत में क्या होती है? गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समीप है। और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो गर्मी है वो थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि ये क्या है? भूमध्य रेखा से थोड़ा और दूर है। तो ये जो है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, और यहीं से शिवालिक हिमालय, यहाँ से हिमालय है, ठीक ना। ये सब हिमालय है, ये सब क्या है? हिमालय है। तो इन सब के बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो जो उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो इतने दूर तक, इसे इरेज कर देते हैं, जो इतने दूर तक की जलवायु है, सॉरी, जो इतने दूर तक की जलवायु है इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक ना, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण है। कैसी है? उष्ण जलवायु है, उष्ण जलवायु है। और अगर इसके बाद हम ऊपर की बात करें तो ये इतना दूर तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है
उपोष्ण या शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, लेकिन क्या होती है, जो जलवायु की बात करें तो जलवायु होती है उपोष्ण। क्या होती है? उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण दोनों है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधी मानसून है, उष्ण कटिबंधी मानसून और उपोष्ण मानसून। अब बात आती है कि जो जलवायु है वो क्या है। यहाँ की जलवायु में जो है वो जलवायु यहाँ की एक समान नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु में क्या है, विविधता पाई जाती है। मतलब हर जगह की जलवायु क्या है, अलग अलग है, एक ही समान जलवायु नहीं है। विविधता, विविधता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु में विविधता पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना दूर तक क्या है, उष्ण कटिबंध है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और उपोष्ण जलवायु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है, और हमारा उत्तर प्रदेश आपको अभी दिखाए हैं मैप में कि हमारा यहाँ पर भारत है और जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पर स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो उपोष्ण क्षेत्र में आता है, इसलिए वहाँ की जलवायु जो है उपोष्ण है। और ये कर्क रेखा के समीप है, और कर्क रेखा की उष्ण जलवायु भी क्या करती है, उसे परिवर्तित करती है। तो अब हम लोग देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु है उसको देख लिए कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उपोष्ण जलवायु है। अगर हम बात करें मानसून की, ठीक ना, थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। मानसून, मानसून क्या होता है। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून क्या है, मानसून जो है मौसम, ठीक ना। मानसून जो है मौसम से लिया गया है, मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है मानसून की। और मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द मौसम है। और मौसम का अर्थ क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल लेने वाली हवाएं। इसको लिख लीजिएगा। मौसम का अर्थ होता है, मौसम का अर्थ, मौसम का अर्थ, मौसम का अर्थ, मौसम का अर्थ क्या होता है, तो लिखिएगा ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनें, दिशा बदलने वाली पवनें, ठीक ना। इसलिए क्या कहते हैं, मानसून क्या है, मानसून जो है मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है मानसून की। मानसून किस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिएगा IMP लगा के कि जो मानसून है वो किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आता है कि मानसून जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो मासूम जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी में इसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और मौसम का अर्थ क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनें, उन्हें क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ऋतु, वर्षा, जो उत्तर प्रदेश की वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, तो जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, ठीक ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी, एक मिनट आप रुकिएगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है।
और इधर क्या है, इधर है अरब सागर, इधर है अरब सागर, ठीक ना। इधर अरब सागर है। जब ये हवाएं उठती हैं, जब हवाएं क्या करती हैं, जब हवाएं उठती हैं तो इस प्रकार से जब हवाएं जाती हैं तो ये क्या करती हैं कि इस प्रकार से जाती हैं, ठीक ना। ये भी पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश में वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो किस क्षेत्र से होती है, तो बंगाल की खाड़ी तरफ से होती है। ये जाती है जब, तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और तराइन क्षेत्र, ऊपर जो है तराइन क्षेत्र है, यूपी के बारे में भी हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा, कि मान लीजिए जो कुछ इस प्रकार से क्या है, जो उत्तर प्रदेश की आकृति है, इन सब के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की आकृति है क्या है, लगभग ये गैंडे के समान है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश की जो आकृति है, जब इस प्रकार से पवनें चलती हैं, इस प्रकार से पवनें चलती हैं तो क्या करती हैं, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो पूर्वी भाग में होती है, ठीक ना। पूर्वी भाग में क्यों होती है, क्योंकि जब इधर से वर्षा जाती है तो जब स्टार्टिंग में वर्षा जाएगी तो इसके फव्वारे जो हैं वो इधर से जाएंगे और धीरे धीरे क्या होती है कि इधर जाते जाते वायु जो है, वो जो वर्षा है वो कम हो जाती है। आप पहले देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश का ये तराइन क्षेत्र आता है, ये तराइन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इधर भी वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि इधर क्या है, शिवालिक हिमालय है, ठीक ना, शिवालिक हिमालय है। अभी ये सब पढ़ाएंगे आपको, शिवालिक हिमालय है और ये पूर्वी भाग है क्योंकि क्या होती है, वर्षा जो है इधर से ही जाती है। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये आम बात है कि जब इधर से वर्षा जाएगी, अगर पानी ही आप फेंकेंगे, फ्लोर पे फेंकेंगे या फिर कहीं भी फेंकेंगे तो पहले स्टार्टिंग में क्या है वो ज्यादा, मान लीजिए कि आप 1 गिलास 2 गिलास पानी लेकर जा रहे हैं, पर कदम चल रहे हैं तो 1 गिलास पानी क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो लास्ट में जाते जाते क्या होगी, पानी की मात्रा कम होती जाएगी। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर कि इधर क्या होती है, जब इधर से वर्षा चलती है तो धीरे धीरे इधर जाते जाते क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इधर का क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है और बुंदेलखंड के बाद ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो होता है ये मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश होता है और ये क्या है, ये पश्चिमी है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश ये पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, ठीक ना, पश्चिमी हो गई। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड। अभी इन सब के बारे में बताएंगे, इसलिए पहले आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये पता हो जाए कि बुंदेलखंड किधर है। ये है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती यूपी है, मतलब मध्य में क्या होता है, बीच, उत्तर प्रदेश के बीच का भाग है। और इसके बाद ये है तराइन क्षेत्र, तराई, तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र हो गया। और ये क्या है, उत्तरी यूपी, ठीक ना, सॉरी पूर्वी, इधर पूर्व होता है तो पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी, ठीक ना। तो ये इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ध्यान में, कि जो उत्तर प्रदेश है इसे लगभग 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी यूपी, तराइन क्षेत्र, पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र। अब इन सब का क्या है, बहुत ज्यादा अहम भाग है। और ये जो है, ये हवा, ये जो वर्षा होती है ये बे ऑफ बंगाल से होती है, बंगाल की खाड़ी से जाने वाली वर्षा होती है। और कुछ मात्रा में, सिर्फ कुछ ही मात्रा में क्या होती है, जो अरब सागर से जाने वाली हवाएं हैं, और अरब सागर से जाने वाला मानसून है, ये बुंदेलखंड के या फिर कह लें कि उत्तर प्रदेश के कुछ ही भाग में क्या करता है, वर्षा करता है। तो चलिए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मानसून के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की मानसून कैसी है, तो उष्णकटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध है, ठीक ना। उष्ण मानसून, उपोष्ण मानसून है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, तो वर्षा जो होती है मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। मानसून क्या होता है, तो मानसून जो है मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ बदलने वाली, दिशा बदलने वाली पवनें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
इसके बारे में हम लोग देख लिए कि बे ऑफ बंगाल इधर है, इधर से जो मानसून जाता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को और तराई क्षेत्र में वर्षा करवाता है, और ये लगभग कुछ बुंदेलखंड के हिस्से में करवाता है जो अरब सागर से मानसून जाता है। ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए वही बात है कि यूपी क्या है, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं कि यूपी के उत्तर में क्या है, उत्तर में कर्क रेखा है। ठीक ना। यूपी जो है क्या है, यूपी क्या है, कर्क रेखा के ऊपर है। मतलब आपको बताया ना कि कर्क रेखा ऐसे है, ये मकर रेखा हो गई, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। ठीक। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक। ये हमारा भारत हो गया और उत्तर प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर है। ये जो है उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के ऊपर है। तो ये हम पहले आपको बता दिए हैं। तो यूपी के उत्तर में कर्क रेखा है। यूपी जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, अर्थात अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांश क्या होता है, लेटीट्यूड जो होती है, अक्षांश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध का भाग है। जैसा कि आपको हमने बता दिया है कि ये सब क्या है, ये उपोष्ण कटिबंध का भाग है। और यूपी कहाँ है, यहाँ पर है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में यूपी स्थित है। इसलिए हम क्या किए, आपको पहले ही इसके बारे में बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट आता है किंतु। ठीक ना। कटिबंध का भाग है, किंतु यूपी उत्तर एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में हिमालय स्थित है। यूपी के उत्तर पूर्वी में क्या है, हिमालय स्थित है। ये भी आपको बता दिए कि यहाँ पर क्या है, शिवालिक हिमालय स्थित है। ठीक ना। उसके बाद क्या है, हिमालय के स्थित होने के कारण प्रदेश में साइबेरियन से आने वाली ठंडी पवनें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए वायु क्या है, उपोष्ण है। जो साइबेरियन से हवाएं आती हैं, साइबेरियन कहाँ है, इधर से आप लोग को पता होगा साइबेरियन रूस है, और यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उसे क्या करता है, हिमालय रोक लेता है। यहाँ पर हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक ना। ये क्या करती हैं, साइबेरियन हवाओं को रोक लेती हैं, और वो क्या होता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु क्या है, उपोष्ण है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको पढ़ लिए कि यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है। फिर इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु, यूपी की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक ना। लेकिन ये किसके आधार पर है, वर्षा के आधार पर। अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन यह वर्षा के आधार पर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश का अर्थ है, यहाँ पर क्या होती है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में वर्षा सबसे अधिक होती है। यहाँ वर्षा अधिक होगी, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। अधिक का मतलब कि 120 से 180 सेंटीमीटर तक क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक। इसके बाद आती है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में वर्षा कम होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ की वर्षा होती है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, ये टॉपिक याद करिएगा, वर्षा अधिक होती है। अधिक वर्षा होती है यहाँ पर लगभग कितनी होती है, तो लगभग 120 से 180। ये कोई फिक्स नहीं है, किसी एक स्थान का नहीं लिया गया है, पूरे स्थानों का औसत निकाल के वो दिया गया है। ठीक ना। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र। ठीक ना। तराई क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तराई क्षेत्र में। यहाँ
सबसे अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जो वर्षा मानसून जाते हैं वो पर्वत से, शिवालिक पर्वत से टकरा कर वहीं क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। अधिक वर्षा, यहाँ वर्षा अधिक होती है और यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। कम होती है वर्षा, लेकिन उपोष्ण क्षेत्र से कम नहीं होती है। वर्षा कम होती है लेकिन उपोष्ण क्षेत्र से नहीं होती है, इससे कम होती है, तराई क्षेत्र से कम होती है। ठीक ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बस ये तराई क्षेत्र से कम होती है। कम होने का मतलब कि कितनी होती है वर्षा यहाँ पर? तो लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा यहाँ जो होती है तराई क्षेत्र में होती है। 120 से 150 या 180 भी कह सकते हैं, 80 सेंटीमीटर तक क्या होती है? यहाँ वर्षा होती है। और यहाँ पर 100 से मतलब 100 से कुछ ज्यादा होती है, और यहाँ पर इससे कम होती है। मतलब ये 100 से 120 मान लेते हैं कि 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर जो वर्षा होती है आर्द्र, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक ना, खाड़ी से होती है। और ये क्या है कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्या होती है? घटती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पश्चिम की ओर जाने पर, और जाने पर आर्द्रता क्या होती है? घटती है। आर्द्रता घटती है, इसलिए उधर वर्षा क्या होती है? धीरे धीरे वर्षा इधर पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं होती है। अब उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? कुछ जिलों का नाम हम लोग नोट कर लेते हैं। कुछ ही जिलों का नोट करेंगे क्योंकि अब आपको बता दिए यहाँ पर कि नहीं कौन से उत्तरी क्षेत्र कहाँ तक है और पश्चिमी क्या है। यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं कि ये सब क्या है? ये पूर्वी है, ये तराई क्षेत्र है। तो चलिए बस नोट करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत आता है शाहजहांपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, शाहजहांपुर, 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 गाजीपुर, गाजीपुर, बलिया, बलिया, गोरखपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ आदि कर लीजिए। ठीक ना, पूर्वी जिलों के बारे में आपको पता होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे नमी वाला जिला है वो कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा यहीं पर, सबसे नमी वाला जिला, इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे नीचे लिख लेंगे। ठीक ना, अभी इसी में हम लोग देखेंगे कि सबसे नमी वाला जिला पूर्वी जिला है जो सबसे नमी अधिक होती है, जहां पर सबसे अधिक नमी वाला जिला, सबसे अधिक नमी वाला जिला, नमी वाला जिला, सबसे अधिक नमी वाला जिला कौन सा है? तो नोट करिएगा सोनभद्र। सोनभद्र में क्या है? सबसे अधिक नमी होती है, आर्द्रता यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोनभद्र। ठीक ना, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र के बारे में आपको बता दिए कि तराई क्षेत्र क्या है। तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, अधिक होती है वर्षा, लगभग 120 से 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में नाम नोट कर लेते हैं, कुछ क्षेत्रों का, जैसे जो पश्चिम जो तराई क्षेत्रों में आते हैं, तो बिजनौर लिख लीजिएगा, बिजनौर। बिजनौर के बाद लिखिएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद लिखिएगा बरेली, बरेली,
रामपुर, रामपुर, रामपुर के बाद लिखिएगा गोंडा, गोंडा, बस्ती, बस्ती आदि कर दीजिए, ठीक ना। गोंडा, बस्ती, लखीमपुर लिख दीजिए आदि, लखीमपुर आदि। ये सब क्या है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और शिवालिक हिमालय स्थित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और ये पूर्वी है, पूर्वी से जो उत्तर प्रदेश जो है पूर्वी जिले में बंगाल की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होती है, वर्षा की आर्द्रता क्या आती है, घटती है। तो इसलिए क्या होती है, जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपाद्र एवं, उपाद्र एवं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र का अर्थ क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात कि उपाद्र मीन्स होता है साधारण, ठीक ना, साधारण होता है, साधारण, साधारण इसे कह सकते हैं साधारण एवं उष्ण प्रदेश, साधारण एवं उष्ण प्रदेश। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, वर्षा क्या होती है यहाँ पर कम होती है। औसत क्या होता है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 120 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर भी हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ की औसत वर्षा होती है। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी, जैसे कि आप लोग को बता दिए हैं कि ये क्या है, पश्चिमी यूपी हो गया, और यहाँ पर बुंदेलखंड हो गया, और यहाँ पर क्या है मध्यवर्ती, यही क्या है उपोष्ण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी यूपी हो गया, इसके बाद मध्यवर्ती यूपी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के बात करें तो अगर हम यहाँ पर जो होती है लगभग वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर होती है, 65 से 80 सेंटीमीटर होती है। और पश्चिमी जिलों की बात करें तो पश्चिमी जिलों में आपको बताए हैं हम कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली आता है, शामली। और शामली को टच करता है सहारनपुर, ये भी आएगा सहारनपुर। सहारनपुर के साथ साथ बागपत टच करता है तो बागपत आ जाएगा। जैसे कि जो भी पश्चिम के जिले हैं, जो भी पश्चिम के जिले हैं वो सब क्या है इसी के अंतर्गत आएंगे। बागपत के बाद आपको बताए थे कि हरियाणा को ही टच करता है अलीगढ़, तो अलीगढ़ भी आएगा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सब क्या है यूपी के पश्चिमी जिलों में आते हैं। मथुरा, आगरा आदि कर दीजिए, आगरा, ठीक ना, आदि। ये सब क्या है पश्चिमी जिलों के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर हम मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की, तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में वर्षा लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा कितनी होती है, तो 80 से, यहाँ पर होती है 65 से 80 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर 80 से 100 होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर तक लगभग की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे सुल्तानपुर हुआ, सुल्तानपुर के बाद लखनऊ भी आता है, लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़। ये सब क्या है, ये सब जो है मध्य में आते हैं, उत्तर प्रदेश के क्या होते हैं मध्य में आते हैं। कानपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर, फतेहपुर आदि, फतेहपुर आदि, ठीक ना। ये सब क्या है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें बुंदेलखंड के अंतर्गत, तो जो बुंदेलखंड के अंतर्गत होता है यहाँ के तापमान की भी बात करता है। तो यहाँ का जो तापमान होता है, बुंदेलखंड का जो तापमान होता है, ठीक ना, तापमान की बात करें हम तो शीतकाल में इसका तापमान कुछ और होता है, शीतकाल में तापमान कुछ और होता है और ग्रीष्मकाल में कुछ और होता है। तो इसे नोट कर लेते हैं हम लोग
कि शीतकाल में जो इसका तापमान होता है, यहाँ पर भी वर्षा होती है, लगभग सेम वर्षा होती है, ठीक ना। 80 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर भी वर्षा होती है। यहाँ पर भी वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का शीतकाल का तापमान होता है, शीतकाल में तापमान की बात की जाए, तापमान, तो शीतकाल में यहाँ का तापमान होता है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस, 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक शीतकाल में होता है। अगर हम बात करें ग्रीष्मकाल की, तो ग्रीष्मकाल में 40 से 45 होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है यहाँ का तापमान। इसके बाद बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो यूपी है, इधर आपको पढ़ाए थे ललितपुर, झांसी और ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आता है। ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत नोट करिएगा, ललितपुर, झांसी। अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो झांसी और आगरा में होती है। इस पॉइंट को अभी हम लिखवाएंगे, ठीक ना। झांसी हो गया, बांदा, हमीरपुर, महोबा के बाद जालौन भी आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत ही जालौन, और चित्रकूट भी इसी के अंतर्गत आता है, तो चित्रकूट भी लिख लेते हैं, चित्रकूट आदि, ठीक ना, चित्रकूट आदि। ये सब क्या है? ये सब जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक ना, तो सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो नोट करिएगा कि अगर जो सबसे कम वर्षा की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। नोट करिएगा, यूपी का, या यूपी में लिख लीजिए, यूपी में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो है गोरखपुर में, ठीक ना। गोरखपुर में क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर यही बात करें कि सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा में आएगा मथुरा में क्या है? सबसे कम वर्षा होती है, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मथुरा में होती है। तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो ऋतु होती है, ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ऋतु क्या होती है? तापमान एवं वर्षा के आधार पर ऋतुओं को 3 प्रकार से बांटा गया। ये तापमान एवं वर्षा के आधार पर, इसके अंतर्गत तापमान भी रहता है, तापमान प्लस वर्षा के आधार पर ऋतुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये होती है मार्च से जून तक, मार्च टू जून, ठीक ना, मार्च से जून तक होती है, से लिख लेते हैं, मार्च से जून तक, ठीक ना,
जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये जून के महीने में सबसे अधिक पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु क्या है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में जून के महीने में, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा आप लोग कि जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। क्यों सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो जो है वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, कर्क रेखा के समीप है। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि यह कर्क रेखा के समीप है या नजदीक है। कर्क रेखा के समीप है, समीप स्थित है, लिख सकते हैं समीप है या समीप स्थित है। इसलिए क्या होती है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं ग्लोब में कर्क रेखा यहाँ पर है और हमारा यूपी क्या है, यहाँ पर है, तो इसलिए गर्मी यहाँ पर कम पड़ती है, सबसे अधिक पड़ती है जून के महीने में, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे अधिक गर्मी जो होती है उत्तर प्रदेश में, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, इस चीज को हम लोग बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में ही अध्ययन कर लेते हैं। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि वहां पर क्या है, पत्थर हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो क्या है कि गर्म हो जाते हैं तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक गर्मी बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ठीक ना, बुंदेलखंड के पठार, ठीक ना, पठार में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी कह सकते हैं। और बुंदेलखंड में मतलब कि ये, इसमें अगर बात की जाए कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वो आगरा और झांसी में पड़ती है। बुंदेलखंड के अंतर्गत सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो यूपी में सर्वाधिक गर्मी, यूपी में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि ये सब जो है ज्यादा समीप है कर्क रेखा के। आगरा और झांसी, आगरा झांसी, आगरा और झांसी में क्या है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक ना। इसके बाद हम बात करें यूपी का अधिकतम तापमान कितना होता है, औसतम अधिकतम तापमान, औसतम अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान होता है वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक, 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक, ये सबसे अधिक होता है। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान होता है, न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, 21
21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये न्यूनतम तापमान होता है। अगर बात की जाए कि जो सबसे अधिक गर्मी होती है वो आगरा और झांसी, सबसे अधिक गर्मी होती है आगरा और झांसी में, तो सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, लिख लीजिएगा। सबसे कम गर्मी कहाँ लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। सबसे कम गर्मी, सबसे कम गर्मी, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली में पड़ती है। बरेली में क्यों पड़ती है, क्योंकि ये तराइन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। बरेली, जहां पर वर्षा अधिक होगी उधर क्या होगी, गर्मी कम पड़ेगी, और जिधर वर्षा कम होगी वहां पर गर्मी भी अधिक पड़ेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु क्या होता है, तो वर्षा ऋतु के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु के बारे में किए हैं, वर्षा ऋतु के बारे में भी कर लेते हैं। तो ये जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के अंतिम सप्ताह से कब तक रहता है, अक्टूबर तक। अक्टूबर तक क्या होती है, वर्षा होती है। अगर इसमें भी बात की जाए कि जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक वर्षा कब होती है, जून से अक्टूबर तक तो होती है, वो फिक्स है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है, सर्वाधिक वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होती है, वर्षा सबसे अधिक होती है। जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक ना, जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होती है, वर्षा सबसे अधिक होती है। और वर्षा अधिक होती है, क्यों वर्षा अधिक होती है, क्योंकि ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर वर्षा होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। यूपी में वर्षा किस कारण अधिक होती है, किस जगह से अधिक होती है, अरब सागर की खाड़ी से या बंगाल की खाड़ी से, तो लिख लीजिएगा बंगाल की खाड़ी से। यूपी में वर्षा क्यों होती है अधिक, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की वर्षा होती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और हम बताए हैं कि जो वर्षा होती है वो ऐसे होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो धीरे धीरे जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में इसकी क्या होती है, आर्द्रता घट जाती है, ठीक ना। इसलिए पश्चिमी जिलों में वर्षा क्या होती है, कम होती है। और तराइन क्षेत्र की बात करें तो तराइन क्षेत्र में शिवालिक हिमालय है और वहां से टकरा कर क्या होती है, वर्षा होती है। तो अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, सबसे अधिक वर्षा तो सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में वर्षा कितनी होती है, लगभग 184 डिग्री सेंटीमीटर। 184 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अगर बात करें कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अरब सागर से वर्षा होती है और ये बुंदेलखंड और पश्चिमी एरिया के अंतर्गत आता है। मथुरा क्या है, पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आता है। मथुरा में होती है, तो मथुरा में कितनी होती है ये भी नोट कर लीजिएगा, तो बस 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर गोरखपुर में कितनी होती है, 184 होती है और यहाँ पर केवल 54। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि अरब सागर से जो वर्षा होती है वो कुछ ही होती है, थोड़ा बहुत ही होती है, ठीक ना। अरब सागर से बुंदेलखंड के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। अरब सागर से बुंदेलखंड के
खंड में कुछ ही वर्षा लिख लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट। बुंदेलखंड में कुछ ही वर्षा होती है या थोड़ी बहुत होती है, ये भी कह सकते हैं, कुछ ही वर्षा होती है, ठीक ना, होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब ये पढ़ लिए कि वर्षा क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो जुलाई और अगस्त महीने में होती है। वो वर्षा कहाँ से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो अरब सागर से होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है तो कितनी होती है, 184 होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है, तो मथुरा में कितनी होती है, तो बस 54 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु, शीत ऋतु, ठीक ना। शीत ऋतु के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि शीत ऋतु कब से कब होती है। तो शीत ऋतु जो होती है वो अक्टूबर तक तो वर्षा ऋतु होती है, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर से फरवरी तक क्या होती है, शीत ऋतु होती है। लेकिन अगर बात करें कि शीत ऋतु जो होती है नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो इसमें सबसे अधिक जो होती है, सर्वाधिक जो सबसे अधिक ठंडी पड़ती है वो किस महीने में पड़ती है, तो सर्वाधिक ठंडी किस महीने में पड़ती है, तो जनवरी में। सबसे अधिक ठंडी किस महीने में पड़ती है, जनवरी में जो है सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। जनवरी में क्या होती है, सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। क्यों सबसे अधिक ठंडी यहाँ पर पड़ती है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा क्यों होती है तो ये भी देख लेते हैं कि जो शीत ऋतु होती है, ठीक ना, इसमें ठंडी ज्यादा क्यों पड़ती है, क्योंकि साइबेरियन की ठंडी हवाएं भारत में आती हैं। साइबेरियन की ठंडी हवाएं क्या होती हैं, भारत में आती हैं। ठंडी पवनें भारत में आती हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ठंडी पड़ती है। ऐसे आप लोग देखेंगे तो साइबेरियन की जो ठंडी हवाएं वो भारत में आती है। और गर्मी पड़ने का कारण भी आप लोग को बता दिए थे कि ये क्या है, भूमध्य रेखा पर लगातार जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। भूमध्य रेखा के कारण यहाँ पर क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है। गर्मी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो होती है गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जो उत्तरी है उधर क्या होती है, ज्यादा ठंडी पड़ती है। इस बात को नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, कभी कभी देखते हैं कि शीत ऋतु में भी वर्षा हो जाती है। तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो चक्रवाती पवनों के द्वारा होती है, ठीक ना। शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, तो चक्रवाती पवनों के द्वारा होती है। चक्रवाती पवनों के द्वारा होती है, और ये पवन चक्रवाती पवनों के द्वारा होती है। और चक्रवाती पवन कौन सी वर्षा करती हैं, तो हिम वर्षा करवाती हैं। हिम वर्षा कौन करवाती हैं, तो चक्रवाती पवनें जो होती हैं वो हिम वर्षा करवाती हैं। अगर बात करें कि जो ये चक्रवाती पवनें होती हैं